सबसे पहले तो अगर कोई आपको प्रीवियस लेक्चर से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करें। जो प्रीवियसली पिछले जो लेक्चर्स हमारे पास हुए हैं उनमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है। आई थिंक नो वन। ओके, अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम बॉक्स विस्कर प्लॉट पढ़ा था कि बॉक्स विस्कर प्लॉट क्या चीज है। बॉक्स विस्कर प्लॉट डेटे को जब आप बना लेते हैं तो फिर उस डेटा से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके और आप उससे कुछ कंक्लूड कर सकते हो। अब लास्ट टाइम हमने बॉक्स विस्कर प्लॉट बना लिया था और अब अगर फर्ज करें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको डेटा नहीं दे रहा, आप ये समझ लें कि जो डेटा सेट था आपके पास, उस डेटा सेट से मैंने बॉक्स विस्कर प्लॉट जो है वो ऑलरेडी आपको कंस्ट्रक्ट कर दिया है। और अब डिस्कस क्या किया जा रहा है कि फर्ज करें ये दोनों डेटा सेट्स हैं, ये मेल है, ये फीमेल का डेटा सेट है और उनकी जो इस वक्त दिया गया है वो इनका कंपैरिजन जो है वो एक्चुअली कंसर्न है। कंपेयर द सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड द फीमेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस वक्त दी गई है और कहता है कि इनकी सैलरी कंपेयर करें। ऐसे ही मैंने जरा छोटी सी एग्जांपल ले ली कि डेटा तो हमारे पास है नहीं लेकिन हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्ज करें अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि जी हाईएस्ट जो सैलरी है, हाईएस्ट सैलरी वो किसी मेल की है या किसी फीमेल की। अब जिसको तो पता है कि जो अपर विस्कर होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू पे जाके खत्म होता है। मेल का अपर विस्कर यहां खत्म हो गया है, फीमेल का यहां खत्म हुआ है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट सैलरी है वो किसी ना किसी फीमेल की है। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोएस्ट सैलरी किसी मेल की है या फीमेल की, अब हमें पता है कि सबसे मिनिमम वैल्यू से लोअर विस्कर स्टार्ट होता है और मेल की जो है वो यहां पर है, मेल की सैलरी। तो मेल की सैलरी जो है वो कम आ रही है, सबसे कम किसी ना किसी मेल की है और ये जो है वो फीमेल की है। तो इसका मतलब है कि जो लोएस्ट सैलरी है वो किसी ना किसी मेल की है। क्वेश्चन किया जाए, फर्ज करें कि एवरेज सैलरी किसकी ज्यादा है, एवरेज। कि एवरेज सैलरी किसकी ज्यादा है इस चीज का हमें आइडिया है कि एक मिनट जी मैं आ रहा हूं। जी स्किप कर रहा हूं जी, डिस्कार्ड कर रहा हूं।
जी स्क्रीन शेयर हो रही है अब आपके साथ, देखिएगा। हाथ खड़ा करें ना, आपको आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है? चलो ठीक है, मैं कल ये जो है ना अब ठीक हो गया। ओके फाइन, चलो जी। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सी जो सैलरी है, कौन ज्यादा अर्न कर रहा है, कौन कम अर्न कर रहा है, तो इस हिसाब से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्ज करें अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि एवरेज सैलरी जो है वो किसी मेल की ज्यादा है या किसी फीमेल एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी जो है वो ज्यादा है, किसी मेल एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी ज्यादा है या किसी फीमेल एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी जो है वो ज्यादा है। अब हमें पता है कि जो विद इन द बॉक्स लाइन है ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, विद इन द बॉक्स लाइन। तो चूंकि मेल की विद इन बॉक्स लाइन हायर है एज कंपेयर टू द फीमेल, तो कह सकते हैं कि जो मेल वर्कर्स हैं, मेल एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो फीमेल वर्कर्स की एवरेज सैलरी से जो है वो ज्यादा है। तो देखिए डेटा हमारे पास नहीं है, हम फॉरेन मैक्सिमम सैलरी का कंपैरिजन कर रहे हैं, मिनिमम सैलरी का कंपैरिजन कर रहे हैं, एवरेज सैलरी भी कंपेयर की जा रही है। अच्छा, अगर यहां पर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि किसका शेप सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यूड है, तो दोनों ही मेरा ख्याल सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन जो फीमेल है वो अगर आप अंदाजा लगाए तो आप कह सकते हो कि ये सेंटर लाइन है, तो वो भी एक्चुअली नेगेटिव स्क्यूड है और मेल का डेटा भी नेगेटिवली ही स्क्यूड है। बिकॉज अगर मीडियन लाइन जो है वो सेंटर से above चल जाए तो नेगेटिवली स्क्यूड डेटा हो जाता है। लेकिन ये जो स्क्यूनेस है ये राउंड अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें आप कह सकते हो ये मॉडरेट नेगेटिव स्क्यूड है, बहुत ज्यादा इसमें स्क्यूनेस नहीं है। लेकिन बहरहाल जो डेटा सेट मेल का है वो ज्यादा नेगेटिवली स्क्यूड है एज कंपेयर टू द फीमेल डेटा सेट्स। तो इस तरह से हम बॉक्स हो सोच सकता है कि एग्जाम में आपको वो बॉक्स विस्कर प्लॉट दे के और ये आपसे क्वेश्चन कर दे कि जी एवरेज सैलरीज हायर फॉर फीमेल मेल, और जो ये समझे कि ये लाइन सबसे ऊपर है तो शायद एवरेज सबसे ज्यादा, तो एवरेज नहीं, एवरेज ही होती लाइन जो विद इन अ बॉक्स लाइन होती है वो एवरेज लाइन कहलाती है, और वो जो अपर विस्कर और लोअर विस्कर है वो हाईएस्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी ऐसे ही मैंने एक थोड़ी सी और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक डेटा सेट ऐसे लिया हुआ है, अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन स्लीप पैटर्न्स इज कंडक्टेड, कि जो अगर कोई लोग सिगरेट पीते हैं तो उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसके ऊपर कोई स्टडी की गई है। कोई ऐसे रिसर्च पेपर मेडिकल साइंस के लोगों ने किया है कि जो लोग स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीते हैं, उनका स्लीप पैटर्न क्या है, और जो लोग सिगरेट नहीं पीते, नॉन स्मोकर है, उनका स्लीप पैटर्न क्या है। द मेजर ऑब्जर्व्ड इज द टाइम इन मिनट्स, यानी कि डेटा देखें, जब भी आप कोई डेटा एनालाइज करें तो देखना तो पड़ेगा ना स्मोकर का क्या लिया गया है, उनकी एज ली गई है, उनका ब्लड प्रेशर लिया गया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये टाइम ऑब्जर्व किया गया है। किस चीज का टाइम है? दैट इट टेक्स टू फॉल अस्लीप, कि वो नींद में चले जाते हैं। लेटने के लिए सोए, जैसे हम लेटने के लिए लेटते हैं सोने के लिए, तो फौरन तो नहीं नींद में चले जाते। कोई आप कहते हो यार मैं तो 10-15 मिनट में अंदर ही अंदर नींद आ गई, या कोई 1 घंटा, तो ऑब्जर्व किया जा रहा था कि ये शख्स लेटने के लिए सोने के लिए लेटा है। तो जो मेडिकल रिसर्चर था उसने नोट करता गया, तो पता चला कि 30-35 मिनट्स के अंदर अंदर ये ना ये नींद में चला गया। दीज डेटा आर ऑब्टेन्ड। जो पहला स्मोकर था वो सोने के लिए लेटा है, तो 69.3 मिनट के बाद वो स्लीप में चले गया, सो गया। दूसरा जो स्मोकर था आफ्टर 56 मिनट, लेकिन तीसरा स्मोकर जो था वो 22 मिनट्स के बाद ही वो स्लीप में चले गया, सो गया वो। लाइक दिस वन, कोई 13 मिनट है, कोई 47 मिनट है, कोई 70 मिनट है।
और नॉन स्मोकर्स 28, 25, 26, 41, 42, 36, 37, 13 एंड सो ऑन। तो ये दोनों डेटा सेट्स जो हैं वो दिए गए हैं कि जो स्मोकर्स थे उनका स्लीपिंग टाइम क्या है, यानी कि लेट सोने के लिए लेटते हैं कितनी मिनट के बाद वो स्लीप में चले जाते हैं, सो जाते हैं, और नॉन स्मोकर्स कैसे है। ये मेरे स्लाइड्स आगे पीछे हो गई है शायद, एक मिनट। अच्छा, अब आप बिल्कुल, ये आपकी एक्सरसाइज थी। अच्छा, आपने ये डेटा अब मैं स्क्रीन पर ही कुछ देर के लिए रहने देता हूं। आपने इस डेटे को नोट कर लेना है, और जैसे मैंने पीछे, चूंकि डेटा तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसका बॉक्स विस्कर बनाया हुआ था, डेटा नहीं दिया था लेकिन मैंने इसका बॉक्स विस्कर बनाया हुआ है। तो आपने एक एक्सरसाइज ये करनी है कि दोनों डेटा सेट्स के आपने बॉक्स विस्कर बनाने हैं। तो दोनों डेटा सेट के आपने बॉक्स विस्कर प्लॉट बनाने हैं। लाइक इधर ऐसे ही स्मोकर आ जाएगा, इधर नॉन स्मोकर आ जाएगा, और इस तरह से करके बॉक्स विस्कर आप बनाएंगे। और फिर कल आपसे कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, मैं इसी तरह से वर्बली आपसे पूछूंगा, और आपने बॉक्स विस्कर बनाए हुए होंगे तो फिर आप मुझे आंसर करेंगे जी हमने जो बॉक्स विस्कर हमने जो बनाए हुए हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे जो आंसर्स जो हैं वो ये प्रॉपरली आ। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज है, और आपने इस एक्सरसाइज को जो है वो कल कंप्लीट कर लेना है। एक तो आपको क्वार्टाइल्स वगैरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड बॉक्स विस्कर खैर बनाना तो एग्जाम में ज़ाहिर ऑब्वियसली नहीं आएगा, लेकिन उसके रेलेवेंट क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं जी कि इसका बताएं, ये बताएं, ये बताएं, तो इस तरह से। ठीक है जी, चलिए। अच्छा जी, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और ये शायद पूरी स्टैटिस्टिक्स में इसके बाद हम रूटीन में ये वर्ड यूज किया करेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड वेरिएबल। अब वेरिएबल जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जी हम कोई भी डेटा है उसको जब हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसका वेट या हाइट या रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम एक्स, वाई या जी वगैरह से हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हमने वर्ड बोला था दीज आर द वेरिएबल, लेकिन यहां पर वर्ड स्टैंडर्ड एक वर्ड है। अब स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? हम हर वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि जी स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाना क्यों है, इसका यूज क्या है, क्यों है, क्या कहां पर करना है, ये बाद में हम यानी कि डिस्कस करेंगे। पहले तो हम सिर्फ ये सीख लेते हैं कि स्टैंडर्ड वेरिएबल कहते किसको है और बनाना कैसे, बस ये दो चीजें सीख लेते हैं। फिर हम पढ़ भी लेंगे कि जी स्टैंडर्ड वेरिएबल यूज क्यों करना है ना, कोई टूल है, ठीक है ना, कोई टूल है या कोई बच्चा है, अगर वो किसी जगह काम सीखने जाता है तो पहले तो उसको टूल की वर्किंग सिखाई जाती है, फिर समझाया जाता है ये यूज कहाँ करना है, ये फलां जगह यूज होना, तो पहले तो उसको चलाने का तरीका आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो यहां पर भी पहले हम स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाना सीखेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि ओके फाइन कि जिस कहां पर यूज करना है हमने स्टैंडर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले तो बढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं। अ वेरिएबल दैट हैज मीन 0 एंड वेरिएंस 1 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड का वर्ड इसलिए है कि कोई भी वेरिएबल अगर उसका मीन 0 हो जाए, हो सकता है अगर उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, मीन कैलकुलेट करें 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और वेरिएंस अगर 1 आ जाए तो उस वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल की डेफिनेशन अब हमें पता चल गई, एनी वेरिएबल दैट हैज मीन 0 वेरिएंस 1 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। ओके, वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल आर कॉल्ड वैल्यूज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड स्कोर्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड स्कोर भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज भी कह देते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स भी कह देते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज
या स्टैंडर्ड स्कोर। मैंने इसलिए पॉसिबल वर्ड लिख देता होता हूँ कि एग्जाम में किसी जगह पर वो वर्ड्स करे, स्टैंडर्ड स्कोर का कोई वर्ड बोल दे और आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये पता नहीं क्या है। तो जो वेरिएबल हम स्टैंडर्ड वेरिएबल में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसकी जो वैल्यूज होगी उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यूज या स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं। वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल्स दैट स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूनिटलेस, यानी कि जो हम स्टैंडर्ड वैल्यूज बनाएंगे उसके कोई मेजरिंग यूनिट्स नहीं होंगे। वेट का डेटा सेट है, केजी में है, किलोग्राम्स में है, लेकिन जब हम इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे तो वो जो स्टैंडर्ड वेरिएबल बनेगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज बनेगी, उसके कोई यूनिट्स नहीं होते। इसके तो यूनिट शायद केजी हों, लेकिन उस स्टैंडर्ड वैल्यूज के यूनिट्स जो हैं वो नहीं होंगे। तो लो, ये तो हमें अब आइडिया हो गया कि ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसका मीन 0 हो जाए, वेरिएंस 1 हो जाए, उसे हम स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉल करते हैं, एक इंफॉर्मेशन। और वो जो स्टैंडर्ड वेरिएबल की वैल्यूज होगी उन्हें हम स्टैंडर्ड वैल्यूज और स्टैंडर्ड स्कोर्स कॉल करते हैं। थर्ड कि जी वो स्टैंडर्ड जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो यूनिटलेस हैं। और अब कंस्ट्रक्शन बनाना कैसे है। अगर वेरिएबल के लिए हम रूटीन में एक्स वाई वगैरह यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड वेरिएबल के लिए रिजर्व नोटेशन जी की यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी वेरिएबल को अगर आप स्टैंडर्ड बना दें तो फिर स्टैटिस्टिक्स वालों ने ना जी वेरिएबल जो है वो इसके लिए फिक्स कर दिया है। अब बनाना कैसे है। जो भी वेरिएबल है, फर्ज करें एक्स, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस एक्स की आप दो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा। और वो दो इंफॉर्मेशन क्या है कि आप इस वेरिएबल जिसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है उसका मीन कैलकुलेट कर लें, और सेकंड इंफॉर्मेशन है कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। किसी भी वेरिएबल को अगर स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा तो आपको उस वेरिएबल की दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होंगी। एक तो उसका मीन रिक्वायर होगा और एक उसका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रिक्वायर होगा। और उसके बाद ये दो इंफॉर्मेशन लेके आप यहां पर पुट कर देंगे, दैट इज वेरिएबल, मीन ऑफ वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल। तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल का फार्मूला बन गया। किसी भी अब वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, मीन तो ज़ाहिर वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा, वैल्यू बदलती जाएंगी, वैल्यू बदलती जाएंगी। अगर डेटा में 5 वैल्यूज हैं तो 5 ही स्टैंडर्ड वैल्यूज बन जाएंगी। एक नया वेरिएबल बनाना है आपने, एक रीफॉर्मुलेट करना है। तो कोई भी वेरिएबल को अगर स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसके लिए उसी वेरिएबल की दो इंफॉर्मेशन चाहिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो वेरिएबल स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले मैंने कहा ना कि हम स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाना सीख लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका यूज जो है वो कहां पर है। फर्ज करें मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी एक रीडिंग 3 है, एक 6 है, एक 11 है और एक 12 है। 4 रीडिंग्स हैं, 3, 6, 11 एंड 12। मैंने इनका जब सम किया है तो सम आ रहा है 32। इसका मतलब अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करूं एक्स बार समेशन एक्स ओवर एम तो इसका मीन 8 बनता है। अगर इसका मीन 8 है तो इसका मीन 0 तो नहीं है। ओके, अगर मीन 0 ना हो तो ये तो स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन 0 वेरिएंस 1, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास आ गया है कि इसको अब एक्स को स्टैंडर्ड वेरिएबल में आपने कन्वर्ट कैसे करना है। एक्स का अब जी बनाना है, इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल या स्टैंडर्ड वैल्यूज बनानी है। 3 की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बनेगी, 6 की क्या बनेगी, 11 की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बनेगी, 12 की। और जो वेरिएबल जी बन चुका है 4 वैल्यूज उसकी है जिसे हम स्टैंडर्ड वैल्यूज कहेंगे। देखिए मैं अगर इसको ऐड करूंगा तो इसका 0 आ जाएगा और 4 से डिवाइड करूंगा तो जी का मीन 0 तो बिल्कुल होगा। ये नहीं कि इस डेटा सेट के लिए, फॉर एवरी डेटा सेट। ओके, अब स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाने के लिए हमें एक तो इंफॉर्मेशन चाहिए इस वेरिएबल के मीन की और दूसरी क्या चाहिए, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो किसी भी वेरिएबल को अगर आपने स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपको दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर है,
उसी वेरिएबल का मीन कैलकुलेट कर ले और उसी वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन। पता ना वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन को स्क्वायर सम कर लिया, फिर एवरेज कर दी और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बन जाएगा। तो दो इंफॉर्मेशन मैंने कैलकुलेट कर दी। और अब इस z में x बार की वैल्यू 8 पुट हो गई, एस एक्स एक्चुअली ना मैं इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, और अब चूंकि यहाँ दो वेरिएबल चलेंगे, एक x चलेगा जिसे आप रॉ वेरिएबल कह दे या ओरिजिनल कह दे, और एक z चलेगा, तो मैंने ना साथ सबस्क्रिप्ट में x लिख दिया कि हमें पता चले ये है तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेकिन x की। इससे क्या मुराद होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन तो होगी लेकिन z की, क्योंकि दो वेरिएबल है ना अब हमारे पास, एक ओरिजिनल वेरिएबल है और अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेरिएबल है। किसी जगह पर भी अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं तो s स्टैंडर्ड डेविएशन को तो स्टैंड करता है, वेरिएशन तो मेजर करता है, लेकिन ये आइडिया नहीं हो रहा होता ये किस वेरिएबल का है, तो फिर हम सबस्क्रिप्ट में x या y या z लिख के क्लियर कर देते हैं कि ये जी x का है या y का है या z का है। अच्छा, इसमें एक मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने का वे बताया है कि स्टैंडर्ड स्कोर एट 3 को स्टैंडर्ड स्कोर में बदलना है, यहां 3 पुट कर दें, जहां x लिखा हुआ है वहां 3 पुट कर दें, x बार की वैल्यू 8, तो ये आ गया नेगेटिव 1.3624, नेगेटिव 1.3624। और इसी तरह से अगर 6 को स्टैंडर्ड में बदलना हो तो फिर यहाँ 6 आ जाएगा, 11 को बदलना हो 11 आ जाएगा, और 12 को बदलना हो तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे के सारे स्टैंडर्ड स्कोर्स जो हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स वो सारे के सारे हम स्टैंडर्ड स्कोर जो है वो बना सकते हैं। तो हमें आइडिया हो गया कि ये स्टैंडर्ड स्कोर्स कैसे बनाना है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जरा एक चेक की है कि जी क्या ये स्टैंडर्ड बन चुका है, तो स्टैंडर्ड के लिए क्या उसमें दो क्वालिटी आ चुकी हैं, इसका मीन 0 होना चाहिए, वेरिएंस 1, तो चेक कर लेते हैं। z का मीन, जिसका भी मीन लिखना उसके ऊपर बार लगा दें, सम इसका 0 है, डिवाइडेड बाय 4 तो 0, एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो पूरा हो गया। फिर उसी तरह से इसके स्क्वायर्स किए 4.009, तो चूंकि थोड़ी सी राउंडिंग भी ज़ाहिर की हुई होगी तो 4/4 होता तो एग्जैक्ट 1 आना था, तो ये राउंड अबाउट 1 तो ठीक है, वो सिर्फ राउंडिंग की वजह से शायद ये 1.0001 करके आ जाए, अदरवाइज ये बिल्कुल ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड वेरिएबल का आइडिया भी हो गया और स्टैंडर्ड वेरिएबल हमें बनाना भी आ गया कि स्टैंडर्ड वेरिएबल एक्चुअली बनाते कैसे। वेरिएबल z है z मीनो and variance 1, so z is a standard variable। अच्छा, एक्चुअली इसके यूनिट्स क्यों नहीं होते? फर्ज करें डेटा सेट किलोग्राम्स में है, ये वेट ही है, ये वेट ही है, ये केजी में है, तो फिर ये जो 8 होगा इसके भी केजी होंगे और ये भी केजी होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के वही यूनिट्स होते हैं ना जो डेटा के होते हैं। जब आप यहां पर पुट करेंगे 3 kg minus 8 kg divided by 3.67 और kg, अब ऊपर भी kg है नीचे भी kg है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल हैज नो यूनिट। तो एग्जाम में एक दफा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जी एक कोई बॉलर है और उसकी जो बॉलिंग स्पीड है शायद वो किलोमीटर्स पर आवर या मीटर्स पर आवर में है, और अगर उसका स्टैंडर्ड स्कोर बनाया जाए या स्टैंडर्ड वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाए तो अब उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी उसके यूनिट्स जो हैं वो मीटर पर आवर होंगे, किलोमीटर पर आवर होंगे, इस तरह से, तो नो यूनिट्स, उसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। तो हमें अब स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाना आ गया है, लेकिन अब देखते हैं कि इसका यूज कहां पर आपने करना है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यूजिंग जी स्कोर्स यानी कि स्टैंडर्ड स्कोर्स टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस। तो पहले मैं एक रीड करता हूं फिर हम देखते हैं। द इंडस्ट्री इन विच द सेल रिप्रेजेंटेटिव, सेलमैन, वहां पर सेलमैन है वो, उस कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाता है,
जैसे मेडिकल रैप्स होते हैं, वो डॉक्टर को जाके फोर्स करते हैं कि उनकी कंपनी की मेडिसिन आप लिखें, ज़ाहिर है। और अच्छा सेलमैन वही होगा जो ज्यादा से ज्यादा अपने कंपनी के सेल ऑर्डर लेकर आएगा कि जी मैंने 3 लाख रुपए के सेल ऑर्डर लेकर आया हूँ। दूसरा सेलमैन कहता जी मैं तो 50,000 के लेकर आया, तो हम कहेंगे यार ये 3 लाख वाला तो ठीक है, 50,000 तो इतना अच्छा नहीं है। तो the industry in which sale representative Mr. Bilal works has mean annual sale। इसका मतलब है कि उस कंपनी में जितने भी सेलमैन काम कर रहे हैं वो एनुअली कुछ सेल ऑर्डर लेकर आते हैं, और ये उनका मीन दिया गया, यानी कि हर जो सेलमैन है वो $2,500 का सेल ऑर्डर नहीं लेकर आता, कोई 3,000 का भी लेकर आता होगा, कोई 2,000 का भी होगा, कोई 1,000, कोई 1,200। तो ये इनकी मीन है। अगर तमाम सेलमैन एक जैसे सेल ऑर्डर नहीं लेकर आ रहे हैं तो फिर उनमें वेरिएशन भी आएगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन $500। तो दो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही हैं कि मिस्टर बिलाल जहां पर जॉब कर रहा है वहां पर और भी सेलमैन है बिलाल की कंपनी में, और सबकी एवरेज अगर निकाली जाए तो वो $2,500 बनती है, और उनकी स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 500 है। द इंडस्ट्री इन विच सेल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर परवेज वर्क्स, ये कोई और इंडस्ट्री है, ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। मिस्टर परवेज वहां पर सेलमैन है। हैज अ मीन सेल ऑर्डर ऑफ 4,800। जहां परवेज जॉब कर रहा है वहां के जो सेलमैन हैं वो 4,800 की एवरेज सेल करते हैं पर ईयर, और उनकी स्टैंडर्ड एविएशन भी मेंशन है। तो बेसिकली आप कह लें कि आपको दो इंडस्ट्री के डेटा सेट्स नहीं दिए गए, बल्कि दो इंडस्ट्रीज के मीन और स्टैंडर्ड एविएशन, एक वो जहां बिलाल जॉब कर रहा है और एक वो इंडस्ट्री जहां मिस्टर परवेज जॉब कर रहा है। लास्ट ईयर मिस्टर बिलाल सेल्स वर 4,000। मिस्टर बिलाल अपनी कंपनी के लिए 4,000 रुपए के सेल ऑर्डर लेकर आया है, एंड मिस्टर परवेज सेल्स वर 6,000, और मिस्टर परवेज अपनी कंपनी के लिए $6,000 के सेल ऑर्डर लेकर। किसी भी सेलमैन की जो परफॉर्मेंस है जाहिर है कि उसके सेल ऑर्डर से, अमाउंट ऑफ द सेल ऑर्डर से इवैल्यूएट होगी ना। ये तो नहीं है जी कि ये अच्छा सेलमैन है, क्यों जी ये 15 साल से काम कर रहा है, ये 10 साल से है तो 5 साल ज्यादा काम किया तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो सेल कितनी करके लाता है, तो बैट्समैन की परफॉर्मेंस उसके बैटिंग स्कोर से, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उसके एग्जाम ग्रेड से, तो सेलमैन की परफॉर्मेंस उसके सेल ऑर्डर से। तो बिलाल के सेल ऑर्डर अपनी कंपनी के लिए 4,000 के हैं, परवेज के सेल ऑर्डर अपनी कंपनी के लिए 6,000। Which of the representatives would you hire if you had one sales positions to fill? आप भी आपकी अपनी कंपनी है और आपने इन दोनों में से फर्ज करे डिसीजन करना है, तो जाहिर है मैंने कहा था कि जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे इट विल डिपेंड्स अपॉन डेटा इंफॉर्मेशन। ऐसे तो नहीं करेंगे अच्छा जी वो आपको आ गया जी बिलाल रखना है अपनी कंपनी में आपने या परवेज रखना है, तो आप ये अब कोई इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए ना आपके पास। तो आप कहेंगे अच्छा यार ये नौकरियां करते थे यहाँ, जरा उसका डेटा तो लेकर आओ, तो ये समझ लें आपको डेटा भी प्रेजेंट करती है, और आपने अब इनमें से जो अच्छा परफॉर्मर है डेटा देखते हुए आपने डिसाइड करना है। तो लगेगा तो ऐसे सिंपली है जी 6,000, इसको आप करें सिलेक्ट, क्योंकि इसकी 4,000 है, अच्छा परफॉर्मर है, 6,000 और 4,000। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या ये जो दोनों की इंडस्ट्री है, बिलाल किसी और जगह जॉब कर रहा है, परवेज की इंडस्ट्री डिफरेंट है, तो क्या दोनों की इंडस्ट्री सेम है? नहीं जी सेम तो नहीं है। लाइक परवेज की इंडस्ट्री जो है वो एसी वगैरह सेल करती है, एयर कंडीशनर बड़े यूनिट हैं, वो शायद एक मंथ में 1,000 का ही एक भी एसी सेल कर दे तो वो हो सकता है कि उसकी सेल $6,000 बन जाती है। लेकिन जो मिस्टर बिलाल है उसकी कंपनी जो है वो बॉल पॉइंट सेल करती है, पेंसिलें, और आप अंदाजा लगाएं कि वो कितनी एफर्ट करेगा बिलाल, कितनी पेंसिल्स वगैरह शॉप टू शॉप जाके वो सेल ऑर्डर लेकर आएगा, और तब कहीं जाके उसकी सेल जो है वो 4,000 बनती है। वो कहते हैं ना जैसे 100 सुनार की 1 लोहार की, तो वही बात है कि उसने एक ही दफा बस एक एसी सेल किया 6,000, और वो बिलाल छोटा थोड़ा 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 बड़ी परफॉर्मेंस बड़ी उसने अपनी एफर्ट की और फिर 4,000 के सेल ऑर्डर।
अगर इस आर्गुमेंट को साथ लिया जाए तो अब तो ये बिल्कुल इस चीज को हमने कंपेयर कर दिया है कि इसको आपने अब इसके साथ डायरेक्टली नहीं कंपेयर करना। वो सीसी सेल करता है, अब दोनों की कंपनी हम सेम कर नहीं सकते कि जी आप दोनों एक ही हाँ मिस्टर बिलाल उसकी कंपनी का कोई दूसरा सेलमैन, उनका कंपैरिजन तो चले पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है टू वैल्यूएट द परफॉर्मेंस रिलेटिवली हुज परफॉर्म बेटर। चलिए मैंने इसके लिए क्या किया है, पहले तो मैंने बिलाल का डेटा लिख लिया है, ये एक्चुअली ना मीन है, मिस हो गया यहां से। मैंने बिलाल का डेटा लिख लिया है, बिलाल की एवरेज इंडस्ट्री में जितने सेलमैन उनका स्टैंडर्ड एविएशन और बिलाल का अपना डेटा 4000, मिस्टर परवेज उनकी एवरेज स्टैंडर्ड एविएशन और मिस्टर परवेज का अपना डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अब हमने डायरेक्टली नहीं कंपेयर करना, वो रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रीजन है जी इसको डायरेक्टली क्यों हमने एक्सप्लेन नहीं करना। तो डायरेक्टली आपने इसको जो है वो कंपेयर नहीं करना। अब हम करेंगे एक्चुअली क्या, हम स्टैंडर्ड वेरिएबल में अगर बदल दें, लेट्स सपोज, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल का मीन होता है 0 वेरिएंस 1, तो देखें डेटा एक जैसा हो जाएगा, दोनों के मीन 0, दोनों के वेरिएंस 1, पहले डेटा एक जैसा नहीं है। और अब जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे जी वो भी तो वही डेटा चल रहा है, उसी का भी मीन 0 वेरिएंस 1, उसका भी मीन 0 वेरिएंस 1। अब बिलाल की कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, उनका मीन ये दिया हुआ है, उनका स्टैंडर्ड एविएशन ये दिया हुआ, और इनमें से एक बिलाल भी है, वो भी तो उसी का डेटा तो उसमें होगा ना। परवेज की कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, उसका डेटा, उनका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड एविएशन और मिस्टर परवेज का डेटा भी उसी में शामिल है। अच्छा, अगर आप बिलाल के डेटे को ये देखें कि बाकी सेलमैन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, 2500 एवरेज बनती है और बिलाल अपनी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 4000 है ना, तो इसका मतलब है कि बिलाल अपनी कंपनी का एक अच्छा सेलमैन कंसिडर हो रहा है। क्योंकि एवरेज 2500 बनती है, भाई कुछ रीडिंग एवरेज से ज्यादा भी होंगी ना, तो बिलाल उनमें जा रहा है। परवेज की जानिब देखते हैं तो ये बात तो परवेज में भी है कि उसकी कंपनी के सेलमैन 4800 के सेल ऑर्डर करके ला रहे हैं, एंड देन इटसेल्फ जो परवेज है वो 6000 के। तो क्या करें, सिर्फ और सिर्फ पूरा डेटा स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बिलाल के डेटे को स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का हमें वे आता है, जिस वैल्यू को भी स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बिलाल के डेटे की स्टैंडर्ड वैल्यूज बना दी 3, और इसका कोई यूनिट नहीं है, ये $3 नहीं है, ये 3, अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि इस 3 का मतलब क्या है। ये $3 नहीं है, बस इसका जी स्कोर 3 है। और परवेज की अगर बात करें तो परवेज का भी हमने जी स्कोर कैलकुलेट किया है, 6000, 4800, 6 और 2। जिसका जी स्कोर ज्यादा है जिसका भी जी स्कोर ज्यादा है वो अच्छा परफॉर्मर है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जिसका भी जी स्कोर ज्यादा होगा वो बेटर परफॉर्मर है। तो कौन बेटर परफॉर्मर है? मिस्टर बिलाल इज अ बेटर परफॉर्मर देन द अदर। स्टैंडर्ड वेरिएबल्स बना देने, स्टैंडर्ड स्कोरिंग कर देनी, परफॉर्म, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परफॉर्मेंस करना। बिल्कुल ये आइडिया आप यूज करेंगे या आपको करना चाहिए जब आप किसी के रिजल्ट को वैल्यूएट करते हो। कहते हो इसके उर्दू के नंबर तो बेहतर है, 80 नंबर आए हैं, मैथ में इसके 50 नंबर आए हैं, तो इसकी उर्दू बहुत अच्छी है, मैथ इसका वीक है। डोंट से दैट। हो सकता है उर्दू के पेपर में लिखा हुआ अलिफ बे लिखनी है, वो भी ठीक नहीं लिखी, और मैथ्स का अच्छा खासा मुश्किल पेपर था,
लेकिन फिर भी उसके 50 आए और 50 वाले ने ही टॉप किया क्लास में, और 80 भी उर्दू में उसके पेपर आए हैं, वो सबसे कम उर्दू में ही है उसके, बाकी सारी क्लास के 100, किसी के 98, किसी के 97। तो 80 और 50 पहले तो यही लगते थे कि बहुत अच्छी उसकी उर्दू, लेकिन जब बाकियों के साथ कंपेयर किया क्लास में तो अब उर्दू उसकी वीकेस्ट है और मैथ्स उसका सबसे बेहतर है। तो वहां पर भी हम यही सुजेस्ट करेंगे कि आप उर्दू को 90, उसके जो 80 नंबर हैं उसको ना देखें, बल्कि आप हो सकता है बाकी क्लास की एवरेज 95 हो। मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, अब इसका जी स्कोर करेंगे ना, ये नेगेटिव चला जाएगा। मैथ में उसके नंबर 50 हैं, बाकी क्लास की एवरेज 40 के राउंड अबाउट है, ये पॉजिटिव चला जाएगा। तो जी स्कोर मैथ का पॉजिटिव बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जी स्कोर उर्दू का नेगेटिव छोटी वैल्यू होगी। मैथ्स में परफॉर्म बेटर किया है एज कंपेयर टू द उर्दू, ठीक है ना, रिलेटिव परफॉर्मेंस। अच्छा, अगर जी स्कोर पॉजिटिव आ जाए, जिस वैल्यू का भी जी स्कोर पॉजिटिव होगा वो वैल्यू मीन से अबव होगी, ये बात कंफर्म है। ये देखें, इसका जी स्कोर आया 3, ये जी स्कोर 3 है, तो ये वैल्यू अपने मीन से अबव है। मीन कितना है? 2500, और ये वैल्यू कितनी है? 4000। 4000 इज मोर देन 2500, तो ये मीन से अबव है। इसका जी स्कोर भी पॉजिटिव है। इसका अगर जी स्कोर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी अपने मीन से अबव ही है, तो बिल्कुल सही है। 6000 जो है वो 4800 से अबव है। अब क्वेश्चन ये है, ये भी बताया जा सकता है कितना अबव है। तो क्या करें, ये जो है 3 टाइम्स 500, ये 3 टाइम्स 500 अबव है। 3 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये 1500 मीन से अबव होगी वैल्यू। तो देखें क्या ये 1500 अबव है ना, इसमें 1500 ऐड करेंगे तो ये बच जाए। तो कैसे पता चलता है कितना? जो जी स्कोर आता है उसे मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड एविएशन से, जी स्कोर और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने स्टैंडर्ड एविएशन से, तो कोई वैल्यू कितना मीन से अबव होगी, और अगर नेगेटिव आ गया तो बिलो होगी। कितना अबव या बिलो होगी तो आप बता सकते हैं, z टाइम्स स्टैंडर्ड एविएशन वैल्यू विल बी अबव द मीन, और अगर नेगेटिव आ गया तो हम वर्ड कहेंगे z टाइम्स स्टैंडर्ड एविएशन। जैसे अगर परवेज की बात हो और मैं कहूं कि परवेज का जी स्कोर 2 है, तो फौरन हम कहेंगे चूंकि जी स्कोर इसका पॉजिटिव है तो परवेज की अपनी वैल्यू जो है वो मीन से ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, मीन से ज्यादा है। ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो मीन से ज्यादा होगी। और अगर कोई आपको क्वेश्चन करे कि जी कितना मीन से ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे मीन 4800, और चूंकि ये प्लस है, कितना ज्यादा होगी? 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एविएशन। तो अब देखें कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6000 बन जाएगा। तो क्या परवेज की वैल्यू 6000 ही थी? यस, 6000 ही थी। तो जितना जी स्कोर आए उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड एविएशन के साथ, और जो आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहेंगे इतना मजीद मीन से ऊपर जाएगा ना, तो मीन से मजीद 1200 ऊपर जाए, 48 और 12 6000 बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जो वैल्यूज है, अगर आप इस चीज को देखें जो मैंने यहां पर लिखा था, जो वैल्यूज है हमारे पास, z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार ओवर s। अगर भूल जाना तो आप इसी फार्मूले में रख दिया करें। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं,
बस ये चीज याद रखें। अगर मैं आपको रा स्कोर कहूं, रा स्कोर ओरिजिनल, तो इसमें वैल्यूज पुट करें और रा स्कोर आ जाता है। अगर मैं आपको जी स्कोर कहूं तो आप जी स्कोर भी यहां से या यहां पर इससे कैलकुलेट कर लें, या इसमें जी स्कोर का भी कैलकुलेट हो सकता है। देखिए छोटी सी एक्सरसाइज लिखें, आपको क्लियर हो कि मैं क्या कह रहा हूं। लिखें छोटी सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये है, इफ a variable has mean 50 and standard deviation is equal to 5। कोई वेरिएबल है और उसका मीन जो है वो 50 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसकी 5 है। ए पार्ट है फाइंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 60, यानी कि 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू बनानी है, 60 की जी वैल्यू बनानी है, 60 को स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करके बताना है कि ये कितना बनता है। बी पार्ट, इफ standard value is -1, find raw value। फाइंड रॉ वैल्यू, यानी कि आपको ये जो मैंने वैल्यू दी है ये जी वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ना जी, और रॉ वैल्यू से मुराद है कि अब आपसे मैं एक्स पूछ रहा हूं। और इसमें क्या है, इसमें आपको एक्स दिया हुआ है और मैं आपसे स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ रहा हूं। थर्ड पार्ट, इफ standard value is 0, find raw value। और डी पार्ट, if standard value is 3, find raw value। तो चार पार्ट हैं। ऊपर में मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी है, रा वैल्यू दी हुई है, और नीचे तीनों पार्ट्स में मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई हैं और रा वैल्यू जो है वो मैं आपसे जो है वो रा वैल्यू जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है जी, आपके पास 2 मिनट हैं और आपने इस 2 मिनट में इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। और
जी, अभी सिर्फ 2 लोगों ने इसको सॉल्व किया है। जी तनवीर, फर्स्ट यस पार्ट सर। का आपके पास क्या आंसर है? फर्स्ट पार्ट का सर फर्स्ट पार्ट का 2 आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने 2 जो है वो कैलकुलेट किया है। एक्चुअली हमारे पास डेटा सेट था 60 और था कि इसको कन्वर्ट करना है हमने जी वैल्यूज में। तो जी वैल्यूज में कन्वर्ट करना कंसर्न था, तो जी वैल्यूज में हमने जो है वो उसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो जी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। और सिमिलरली, और मैंने जो दूसरी एक्सप्रेशन लिखी थी, इवन अगर आप ये भी यूज करें, वैसे मैंने यहीं से लिखी हुई है, इधर से बना के लिखी हुई है, इधर वैल्यूज पुट कर दें। चूंकि हमने जी वैल्यूज बनानी है और एक्स वैल्यूज हमारे पास 60 है, ये 50 है, जी वैल्यूज बनानी है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो ये इधर आ जाएगा 60 माइनस 50 एंड डिवाइडेड बाय 5, सेम आंसर। ठीक, अच्छा, अब दूसरा जो है जिसकी जी वैल्यू नेगेटिव 1 है, बिल्कुल आप ये एक्सप्रेशन याद रखें, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, जी वैल्यू नेगेटिव 1 है मल्टीप्लाई विद 5 है, तो ये 45 आ जाएगा। यस सर। वैसे भी ये जो जी वैल्यूज आपके पास है, ये जो जी वैल्यूज आपके पास है, इस जी वैल्यूज में हमें चूंकि जी वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव, इसका मतलब है कि जो वैल्यू होगी वो 50 से कम होगी। नेगेटिव जी वैल्यूज का मीन है, मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 50 से कम होगी। ठीक, अब कितना कम होगी? 1 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 1 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन 5, तो 5 कम होगी, 45 आ गया, ओरिजिनल वैल्यू इज 45। नेक्स्ट में जी वैल्यू 0 थी, पुट कर दें 0 इंटू 5 विच बिकम्स 50। देखिए, अगर जी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो रा वैल्यू जो होगी वो मीन से अबव होगी, नेगेटिव आ जाए तो रा वैल्यू मीन से कम होगी। लेकिन अगर जी स्कोर 0 आ जाए तो वैल्यू ना तो मीन से बड़ी होगी ना ही मीन से कम होगी, बल्कि वो मीन के बराबर ही होगी। दैट्स ऑल। जी वैल्यू 3 पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे जो ओरिजिनल वैल्यू मीन से अबव होगी, कितना अबव होगी? 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन अबव होगी, 3 टाइम्स 15 अबव होगी, मीन से 15 ऊपर होगी। मीन कितना? 50, वैल्यू 65। चले, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन अगर कोई मैथमेटिक्स करना चाहता है तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दे। जी स्कोर 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो वही आपके पास आ जाएगा 65। ठीक है ना? तो जो जी स्कोर है वो एक्चुअली आपको ये बताता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन द वैल्यू विल बी अबव और बिलो द मीन, द वैल्यू विल बी अबव और बिलो द मीन। हाँ जी, ठीक है। ये हाँ जी, अगर कोई किसी ने एक तो आप मेरा ख्याल आपने जो हैंड रेज किए हुए हैं, शायद वो इसलिए किए हुए हैं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेकिन अगर स्टिल किसी को, अब तो एक तो आप अपने हैंड रेज खत्म करें। जी शाबाश। अच्छा जवेरिया, अब आपको कोई क्वेश्चन करना है? मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं।
शायद ये कुछ माइक का इश्यू है, वो ऑन नहीं हो रहा जवेरिया का माइक। यदि आपने क्वेश्चन करना था या वैसे ही? अच्छा चले, रेज हैंड भी नहीं, ओके फाइन, ठीक है जी। तो ये जो है वो जी स्कोर्स जो है वो अब आपका ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। तो जी स्कोर रिलेटिव परफॉर्मेंस के लिए हमने ये किस तरह से हमने इसको परफॉर्म करना था। मार्क्स आ जाएं, आपको वो बाकी डेटा का मीन वेरिएंस क्या के पूछ लिया जाए कि जी विच वन इज रिलेटिवली परफॉर्मिंग बेटर। रिलेटिवली परफॉर्मिंग बेटर का मतलब है कि डायरेक्टली ना कंपेयर करें, बल्कि उसको अपने डेटे से कंपेयर करें, उसे अपने डेटे से कंपेयर करें, जी स्कोर्स बनाएं और फिर जाके वो इस चीज की है। और कभी वो 1 मार्क क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है और मैं ये आपके नोट्सों में भी है कि वो आपको ना ओरिजिनल वैल्यू देके कहता है इसकी जी वैल्यू बना दें, जी वैल्यू देके कहता है इसकी ओरिजिनल वैल्यू बना दे। जो भी काम करना हो, 2 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, एक आपको मीन चाहिए होगा और एक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा। हाँ जी, क्लियर पॉइंट। चले जी, ये भी अब कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है, मैं थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये है क्या चीज। जो नेक्स्ट है, जो भी डेटा सेट हमारे पास होता है उसमें कुछ वैल्यू मीन से अबव होती हैं और कुछ वैल्यू मीन से बिलो होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कितनी अबव होंगी और कितनी वैल्यू जो हैं वो मीन से बिलो होंगी। वी डोंट नो। जवेरिया, मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं। तो कुछ वैल्यू मीन से अबव होंगी और कुछ वैल्यू जो होंगी वो मीन से बिलो होंगी। अच्छा, फर्ज करें मैंने ऐसे ही डेटा सेट है, एक वैल्यू ये वाली आ रही है, एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कुछ इस तरह से सारी डेटा की वैल्यूज मैंने लिखी हुई है। ये हर डॉट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो तमाम वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का कोई ना कोई मीन भी होगा। लेट्स सपोज ये डेटे का मीन है, ये वाली वैल्यू जो है ये डेटे का मीन है, ये डेटे का मीन है। अब देखें, कुछ वैल्यू मीन के ऊपर है और कुछ वैल्यूज जो है वो मीन के बिलो है। अगर मेरे पास ओरिजिनल डेटा हो, ऐसे 5, 7, 10 वैल्यूज हैं, मैं इस ओरिजिनल डेटा से मीन बना सकता हूं। लेकिन अगर यह कहा जाए, रिवर्स इसके पूछा जाए कि जी अगर आपके पास मीन अवेलेबल हो तो आप वो 10 की 10 वैल्यूज बता सकते हैं। अगर मीन अवेलेबल हो तो शायद मीन अगर डेटे का अवेलेबल हो तो सपोज तो किया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यूज नहीं बताई जा सकती। तो ये बात क्लियर है। ओरिजिनल वैल्यूज अवेलेबल हो तो मीन तो बताया जा सकता है, मतलब सम कर दें और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें, ये क्या इश्यू है। लेकिन अगर मीन अवेलेबल हो और आपको कह दिया जाए कि एक एक ओरिजिनल वैल्यू बताएं, तो वो नहीं बताई जा सकती। तो एक बात क्लियर हो गई कि ओरिजिनल वैल्यूज हो, मीन बताया जा सकता है, मीन अवेलेबल हो, ओरिजिनल वैल्यूज नहीं बताई जा सकती। ये बात बिल्कुल क्लियर है, नहीं बताई जा सकती। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास अवेलेबल हो, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो हम शायद एग्जैक्टली वैल्यूज तो नहीं बता सकते कि जी एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तो नहीं बता सकते। लेकिन कुछ इंटरवल्स बना के बता सकते हैं। इंटरवल पता ना, इंटरवल एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। तो ये बताया जा सकता, फर्ज करें ऐसे मैं लिख रहा हूं, हो सकता है मैं आपको ये बता सकूं कि जी ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जी 3 वैल्यू या 4 वैल्यू 40 से 55 के दरमियान में होगी। ओरिजिनल तो नहीं ना बताई मैंने, सिंपली ये कहा। तो किससे बताना है या कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर मीन और स्टैंडर्ड एविएशन, ये अगर सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन आपके पास हो और क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जी ओरिजिनल वैल्यू बताएं कौन कौन सी बनेगी, इन 2 इंफॉर्मेशन से ओरिजिनल देखें, आप कहिए अभी बनाई तो सी वो जी स्कोर भी साथ था ना,
फिर बनी थी ओरिजिनल वैल्यू, एक्स वैल्यू बनी थी, जी स्कोर भी था ना। आपके पास सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन हो तो ओरिजिनल वैल्यूज नहीं बताई जा सकती, लेकिन इंटरवल्स बनाए जा सकते हैं। ये इंटरवल्स की बात कर रहा हूं कि कितनी वैल्यूज किस इंटरवल में होगी, कितनी वैल्यूज किस इंटरवल में होंगी, तो ये जरूर बताए जा सकते हैं। और ये कैसे पता चला कि कौन सी वैल्यू जो है वो किस इंटरवल में होगी और कौन सी वैल्यू किस इंटरवल में होगी। बेसिकली एक रशियन मैथमेटिशियन था, जिसे हम शेबाइशेफ पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से ये जो थ्योरम कह ले या रूल कह दे, तो उसी वजह से ही, उसी के नाम से ही ये रूल बन गया जिसे हम कहते हैं शेबाइशेफ रूल। तो शेबाइशेफ रूल क्या है कि अगर आपको किसी भी डेटे की दो इंफॉर्मेशन मालूम हो, एक मीन और एक वेरिएंस, इस दो इंफॉर्मेशन की बेस पे हम एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यूज तो नहीं बता सकते, लेकिन इंटरवल बना बना के बताए जा सकते हैं कि कितनी वैल्यूज जो हैं वो किस इंटरवल में आएंगी। शेबिशेफ थ्योरम इज यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्राइबिंग वो मीन से कितनी वैल्यूज किधर को हैं, कितनी वैल्यूज किधर को हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ द डेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, आगे मैंने ये एक रूल लिखा हुआ है, वो रूल की डेफिनेशन कह दे या इस तरह से है, वो शायद हमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो बजाय इसके कि मैं रूल को डेफिनेशंस के तौर पे लूं, इसको हम वैसे ही जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब क्या है। अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट बनाएं, एक्स बार ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फर्ज करिए एक्स बार है। अगर आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन इससे नीचे आ जाए, लाइक यहां पर, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन इससे अबव चले जाए यहां पर, अब इसके साथ एग्जांपल कोट कर लेते हैं। फर्ज करें एक डेटा सेट है, उसका मीन 50 है, तो ये 50 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी 5 है, तो फिर इसकी में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 45। एक्स बार प्लस 155, तो ये एक इंटरवल बन गया 45 to 55 बन गया ना इंटरवल, लोअर लिमिट बन गई। इसे हम कहते हैं 1S इंटरवल, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का इंटरवल। उसने प्रूफ किया था कि अगर आप मीन की सराउंडिंग में थोड़ा सा आगे जाएं, कितना आगे, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे मूव कर जाएं, तो 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 का, 50 में 5 अबव मूव किया, 55 आ गया, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मूव कर जाए, इंटरवल कहता जी बन जाएगा, और ये इंटरवल बन गया इस डेटा के अकॉर्डिंगली 45 to 50। कहता है इसमें कितना डेटा आएगा, उसने परसेंटेज फॉर्म में बताया था, एट लीस्ट 0%, एट लीस्ट 0%। हो सकता है कोई भी डेटा इसमें ना हो, मे बी कोई भी डेटा इस इंटरवल में ना आए ना। हो सकता है कि मीन तो 50 हो, लेकिन वैल्यू या तो 45 से कम है या 55 से ज्यादा है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है। ठीक, सेकंड वन, कहता है कि अगर आप इस इंटरवल को थोड़ा सा और बढ़ा दें, 1S की बजाय 2S मूव करें, अबव वाली साइड पर भी और बिलो वाली साइड पर भी। अब 50 माइनस 2S, 1S 5 है तो 2S 10 आ गया, तो इंटरवल एक्सपैंड कर गया, और इस साइड पे 60 आ गया। तो पहले जो इंटरवल बनाया था
वो समझ ले थोड़ा सा स्मॉल इन साइज था, और अब जो इंटरवल बना रहा हूं वो लार्ज इन साइज है, वो मीन से ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है, 42 60। कहता है इसमें कितना डेटा होगा, उसने बकायदा प्रूफ किया, ये चीजें हमने याद रखनी है। एटलीस्ट 75%, कम से कम 75% जो डेटा होगा वो इस इंटरवल में जरूर आएगा। यानी कि अगर इस तरह की बात करें, ये क्लास है, क्लास का कोई टेस्ट हुआ है और उसमें उसके नंबर जो हैं वो क्लास की एवरेज 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो मैं कहूंगा 75% कम से कम है, ये एटलीस्ट, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहते हैं उसने प्रूफ किया था कि 75% जो वैल्यूज होंगी इस डेटा के अकॉर्डिंगली, फर्ज करें अगर ये डेटा है तो 40 से बड़ी होंगी, 60 से कम होंगी, बिटवीन 40 to 60। और अगर इसी चीज को एक्सपेंड किया जाए 3s इंटरवल में, x बार माइनस 3s इंटरवल, और इसी तरह से प्लस भी कर दिया जाए, ये इंटरवल और वाइडर हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मूव किया और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव मूव किया, इंटरवल और बड़ा हो गया। ये फर्ज करें 35 हो गया और इंटरवल और थोड़ा बड़ा हो गया, 65 हो गया। और कहा था कि कम से कम 89% वैल्यू इस इंटरवल में जरूर होगी। 89% वैल्यू 35 और 65 के दरमियान होंगी, 75% वैल्यू 40 और 60 के दरमियान होंगी। और उसका मतलब ये नहीं है कि जीरो कोई वैल्यू नहीं होगी, एटलीस्ट का वर्ड है, कम से कम जीरो हो सकता है, 2-4% उधर भी आ जाएं, लेकिन उधर जो वैल्यूज होंगी वो 75% जरूर होंगी, वो 89% जरूर होगी। तो अब हम जरा उस थ्योरम को पढ़ते हैं दोबारा से। ये मैंने एक्चुअली वही बात ना डेफिनेशन लिखी है, तो ये देखें, 1s इंटरवल contain at least 0%, 2s interval contain 75%, 3s interval contain 89। तो आपने ये फिगर जो है ये याद रखनी है, 0%, 75% एंड 89%। विदाउट प्रूफ मैंने आपको ये थ्योरम बताया कि व्हाट इज शेबेशेव थ्योरम। शेबेशेव थ्योरम ये बताता है कि वैल्यू मीन्स से डिफरेंट इंटरवल्स में कितनी कितनी जो है वो पॉसिबली हो सकती है। अच्छा, इसमें जो ये स्टेटमेंट है दिस वन, रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द डेटा, पढ़ी थी ना, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, सिमेट्रिक, कहता है इससे डेटे की शेप कोई कंसर्न नहीं है। क्या बिशप कहता है जी क्या डेटे का सिमेट्रिक होना जरूरी है, कहता कोई पता, कोई शेप हो, डजंट मैटर। लेकिन इसकी एक इंप्रूवमेंट ये है, अच्छा ये चीज मैंने इसको इसी तरह से मैं एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एक्चुअली मीन इंडिकेट किया जा रहा है, ये फर्स्ट इंटरवल और उसमें लिखा हुआ जी कि मे नॉट बी एनी वैल्यू, फिर 2s इंटरवल और वाइडर हो गया, और क्या दिया गया कि एटलीस्ट 75% वैल्यू, फिर और वाइडर कर दिया 3s इंटरवल और वाइडर हो गया, और एटलीस्ट 89% वैल्यू जो है वो इसमें जरूर आ जाएंगे। तो ये शेबेशेव रूल को मैंने एक पोर्ट्रेट किया हुआ। सेकंड रूल इज द इंपीरिकल रूल। इंपीरिकल, अब ये इंपीरिकल रूल क्या है, इफ द डेटा शेप इज अप्रोक्सीमेटली बेल शेप, पढ़ी थी ना बेल शेप, मीजो शेप, जो बहुत ज्यादा शार्प, सिमेट्री की एक टाइप थी ना, सिमेट्री की एक टाइप थी मीजो शेप, ये ऊपर वाली भी मीजो शेप है, ये भी मीजो है, ये भी मीजो है, ठीक। इंपीरिकल रूल ये कहता है कि अगर ये चीज इन्फॉर्म कर दी जाए या पता हो हमें कि डेटा की जो शेप है वो है नॉर्मल, तो फिर क्या किया गया कि वही मैंने यहां मीन था,
और 1s इंटरवल बनाया, ये अबव वाला और ये बिलो वाला, इसको इकट्ठा ही लिख दिया ना मैंने कह दिया प्लस करेंगे तो ये रीडिंग आ जाएगी, इसे माइनस करेंगे तो ये रीडिंग आ जाएगी। शेबिशेव रूल कहता है शेप का पता नहीं है, तो फर्स्ट इंटरवल यानी कि 1s इंटरवल में कितनी वैल्यूज आएंगी, वो कहता हो सकता कोई भी ना 0%, लेकिन अगर शेप बेल शेप है, बेल शेप सिमेट्रिक है, तो 0% नहीं 68% वैल्यू जो होंगी वो इसी 1s इंटरवल में आ जाएंगी। मूव करना है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो, 1s इंटरवल। 1s interval contains about 68% of the values at least, ठीक। अच्छा, सेकेंड इंटरवल था 2s, वाइडर हो गया ना, उससे थोड़ा वाइडर हो गया इंटरवल, 2s इंटरवल बन गया, वाइडर हो गया। शेप मालूम नहीं है, शेबिशेव कहता है 75%। शेप अगर बेल शेप हो तो 75 नहीं, कम से कम 95% वैल्यू इस इंटरवल में जरूर आएगी, कम से कम 95% इस इंटरवल में जरूर वैल्यूज आएंगी। 2s इंटरवल कंटेन्स अबाउट 95% ऑफ द वैल्यूज। और अगर और वाइडर कर दिया जाए 3s इंटरवल, तो ऑलमोस्ट सारे का सारा डेटा इसी इंटरवल में आ जाएगा। दैट इज 3s इंटरवल कंटेन्स अबाउट 99.7% ऑफ द वैल्यूज। तो एक इसकी एक्सरसाइज जो है, छोटी सी एक्सरसाइज के ये जो इंटरवल्स हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किए, 2 इंटरवल्स एक्सप्लेन किए, x बार प्लस माइनस 1s, x बार प्लस माइनस 2s, x बार प्लस माइनस 3s, ये कॉमन है, ये 3 तक की है। शेबिशेव रूल्स के मुताबिक हो सकता है कोई वैल्यूज इधर ना हो, 75% वैल्यूज इधर हो, 89% वैल्यूज इधर हो। लेकिन अगर वो बेल शेप है, उसका डेटा आपको इंडिकेट किया जा रहा है या एग्जामिनर ने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये बेल शेप है, तो अगर ये डेटा बेल शेप है तो फिर 68% डेटा वैल्यूज पहली में, 95% डेटा वैल्यूज दूसरी में, और 99.73% डेटा वैल्यू जो है वो 3s इंटरवल में जो है वो आपके पास आ जाता है। तो ये आपने ये जो नंबर्स हैं, जाहिर है कि फार्मूलों की तरह ये फिक्स नंबर्स हैं, ये हमें याद रखने हैं। और एग्जाम में कुछ ऐसे वो क्वेश्चन दे देता है आपको, वो कह देता है जी कि एक इंटरवल में कितनी वैल्यूज होंगी, वो इस तरह का कुछ आपको, तो कल एक प्रैक्टिस के तौर पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर्स के लिए कुछ इतना ही, और कल आपसे जो भी प्रॉब्लम्स आप मुझे कहेंगे तो कल हम इस प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, एज यूजुअल आप अपना ख्याल रखेंगे। और एक जो सोशल ईवल है, एक बीमारी फैल चुकी है घरों में, मेरे बच्चे भी, मेरा बेटा छोटा है क्लास 6-7 में, तो वो रूटीन में झूठ बोलता है, रूटीन में बिला मकसद। कोई चीज है, फर्ज करें कोई फ्रिज में पड़ी हुई है, बड़े, बाकी मेरे बच्चे बड़े हैं, वो खा लेगा, हमें पता है इसने खाई है, हम पूछेंगे आपने खाई है, नहीं मैंने तो नहीं खाई, मैंने तो नहीं खाई। हम उसको बड़ा कहते हैं कि आपने खाई है। कोई चीज टूट गई है तो पूछेंगे जी आपसे टूटी, नहीं जी मैंने तो नहीं तोड़ी या मुझसे तो नहीं टूटी। और मैं फर्ज करें कोई इस तरह का अगर कुछ करता है तो उसको मैं अच्छी खासी उसकी खिदमत करता हूँ, बाज नहीं आता, फिर भी झूठ बोलता है, और साथ में उसे बोलता हूँ, कहता हूँ कि ये जो मैंने आपको मारा है ये इस वजह से नहीं मारा कि आपने चीज तोड़ी है, ये सिर्फ इस वजह से मारा है कि आपने झूठ बोला है। झूठ नहीं बोलना ना। और फिर इसका क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद फिर वो कोई चीज टूट गई
तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आपने आपने तोड़ी है? तो कहता हाँ जी मुझसे टूटी है लेकिन मारना नहीं है, आपने मुझे कहा था झूठ नहीं बोलना तो मैंने बता दिया है। ठीक है ना। बहरहाल ये कैसे ही था। तो वाकई हमें थोड़ा सा सोचना है कि एक्चुअली कोई शख्स हमारे प्यारे नबी के पास आया और आके कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी मेरे में 3 बुराइयां हैं, शराब पीता हूँ, चोरी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, तो मुझे बताएं पहले मैं क्या छोड़ूं? तो प्यारे नबी ने कहा था झूठ बोलना छोड़ो। ठीक है ना। ये वही इशू है जो कि मौलाना तारिक जमील ने, आपने वो सोशल मीडिया पर मीडिया में कहीं कह दिया है कि जी झूठ ना बोलें। ठीक है, किसी जगह पर झूठ बोलना, लड़ाई में सुलह करानी हो ना तो ऐसी झूठी मूठी कह देते हैं, उसने आपको सलाम भेजा था, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, तो यार आपने लड़ाई की हुई है, आप लड़ाई खत्म कर दो, तो ये है तो झूठ है ना। लेकिन मैंने मतलब कहीं से देख सुना है कि शायद ये दो लोगों में लड़ाई में सुलह कराना जो है वो याद। मेरी वालदा हयात नहीं है, 2 माह पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे कोई काम कहती थी तो वो मुझे याद ना रहना, मैंने घर जाके कह देना हाँ मैं गया था वो दुकान, मुझे याद नहीं रहा ना, नेक्स्ट डे फिर ना रहना। तो जब 2-3 दफा ऐसे ही होना तो अच्छा नहीं लगना, तो मैंने कहना अच्छा चले आज कह देता हूँ गया था लेकिन वो दुकान बंद थी, कुछ चीज लानी होगी। तो फिर पूछा भी हाँ भी आज लेकर आए हो? तो कहा हाँ मैं गया था दुकान बंद थी। अब मेरी माँ को तो पता है कि ये झूठ बोलता है, ठीक। तो मुझे कहती तेरी शक्ल तो लगता तो झूठ बोलता मैं यहाँ। तो मैं उन्हें कहता तो कि अम्मी फिर आप मुझसे ना पूछे, मेरी बात का यकीन कर लेते कि मैं फिर भूल गया तो मुझसे जरूर झूठ बुलवाना था। तो ये भी बहरहाल झूठ ही होते हैं, लेकिन शायद इसका इतना नहीं है। लेकिन वो झूठ जिससे किसी को डैमेज हो किसी को, तो वो मेरे ख्याल ज्यादा बुरी बात है। तो कोशिश करें हम अपनी जिंदगी से झूठ को जो है ना वो मिनिमाइज करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली। ओके, थैंक यू।